जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। तो आइए एक म्यूजिक प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 14 दीपा दीदी का बुक है। और आने वाले सभी परीक्षाएं जैसे बीपीएससी, TRE 4, स्टेट, सीटेट, नेट, JRF, सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत की परिभाषा क्या होती है? तो जिसमें गायन होता है, वादन होता है और नृत्य होता है, तीनों जिसमें शामिल होता है उसको संगीत कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा जी? एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर डी हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा गया है कि सप्तक में कितने स्वर होते हैं। तो सप्तक में, सप्त मतलब होता है सात, और स्वर, सात स्वर होते हैं। और अष्टक पूछेगा तो 8 स्वर आप जानते ही हैं। षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ठीक है जी। तो ये 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक में बंधे होते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल, भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वरों की क्या पहचान है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में शुद्ध स्वर के लिए क्या पहचान है। तो खड़ी लाइन दिया जाता है, ये भी नहीं, ऊपर रेखा कोई नहीं, कोई रेखा नहीं दिया जाता है। सिंपली आप स्वर को लिख देते हैं, जैसे आप यहाँ पे लिखे हैं ऐसे ही शुद्ध स्वर को भातखंडे, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति में लिख दिया जाता है शुद्ध स्वर को। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? कोई रेखा नहीं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि भातखंडे स्वर लिपि में, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति में विकृत स्वर, विकृत स्वर के लिए क्या पहचान है। तो विकृत स्वर के लिए देखिए, चाहे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे पद्धति हो या विष्णु दिगंबर पलुस्कर पद्धति हो, दोनों में जो है बिंदी या रेखा का यूज किया जाता है विकृत स्वर को दर्शाने में। ठीक है, तो कह रहे हैं कि विकृत स्वर भातखंडे पद्धति में कैसे लिखते हैं। तो नीचे रेखा, ये भी सही है, देख लीजिए। जैसे आपको कोमल गंधार लिखना है तो कोमल गंधार नीचे रखेंगे, कोमल ऋषभ लिखना है तो नीचे रेखा डालेंगे, और तो नीचे रेखा वाला सही हो गया। और ऊपर रेखा, जैसे आपको मध्यम लिखना है विकृत में तो ऊपर रेखा डालना होता है, तो ऊपर रेखा भी हो जाता है। ठीक है जी। तो ए और बी दोनों सही हो गया। नीचे बिंदी डालिएगा तो वो आपका जो हो जाएगा मध्य सप्तक के स्वर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ए और बी दोनों सही है, तो इसके लिए आपको चुनना होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो डी आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। तो अलंकारों, देखिए आभूषण होता है गायकी का, तो अलंकारों का निर्माण जो होता है स्वरों से होता है। ठीक है जी, स्वरों से होता है। जैसे मान लीजिए आप 3 स्वर को सारे ग, सारे ग रे ग म, ऐसे करके आप जो करते हैं वही अलंकार है। तो स्वरों के समूह से ही आप अलंकार का निर्माण कर पाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। भातखंडे स्वर लिपि में सम की चिन्ह क्या है। भातखंडे स्वर लिपि पद्धति में आप सम को क्रॉस से दर्शाते हैं, और वहीं पलुस्कर पद्धति में पूछेगा तो मात्रा संख्या से। ठीक है जी, पलुस्कर पद्धति में मात्रा संख्या से आप सम को दर्शाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राग बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से जाना जाता है। तो राग बागेश्वरी जो है काफी थाट से उत्पन्न है। क्या जी? काफी थाट से। और काफी थाट देखिए, राग बागेश्वरी हम आपसे बता रहे हैं कि काफी थाट से उत्पन्न है, काफी थाट से उत्पन्न है देखिए। और काफी थाट में गंधार और निषाद कोमल लगता है, बाकी सभी शुद्ध स्वर लगते हैं काफी थाट में। अब देखिए राग बागेश्वरी की बात करें तो राग बागेश्वरी जो है इसकी जाति आडो साडो होता है। ठीक है जी, आडो साडो। देखिए आडो साडो और बागेश्वरी में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होता है। ठीक है, ऋषभ और पंचम वर्जित होता है।
आरोह में जाइएगा तो ऋषभ और पंचम वर्जित कर दीजिए, और अवरोह में आएंगे तो पंचम को वर्जित कर दीजिए करते हैं। अर्थात इसमें नहीं जब लगाते हैं, पंचम को नहीं लगाते हैं, इसको विवादी स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे जी? विवादी स्वर। तो बागेश्वरी की बात करें तो आडो साडो इसकी जाति हो गई और काफ़ी थाट हो गया, और मध्यम इसका वादी हो गया, और षडज इसका संवादी हो गया। ठीक है, और रात्रि के दूसरे पहर में इसको गाते हैं राग बागेश्वरी को। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। ऑडव संपूर्ण जाति का कौन सा राग है? तो ऑडव संपूर्ण जाति का मतलब आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वर लगते हैं, उसको ऑडव संपूर्ण कहते हैं। तो राग आसावरी इस कथन को जो है फुलफिल कर रहा है। तो देखिए, राग आसावरी, आसावरी की बात करें तो यह आसावरी थाट से उत्पन्न है, और आसावरी थाट में गंधार कोमल, धैवत कोमल और निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। तो हम आप बात करें आसावरी की तो वादी स्वर इसका धैवत होता है, और संवादी स्वर गंधार होता है। आप जानते हैं इसको, देखिए। और इसको रात्रि के दिन के दूसरे पहर में गाते हैं आसावरी को। दिन के दूसरे पहर में आप आसावरी राग को गाते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम देख रहे हैं कि राग भैरव का गायन समय बताइए। तो राग भैरव का गायन समय प्रातःकाल मतलब सुबह होता है। ठीक है जी। भैरव जो है संपूर्ण जाति का राग होता है, आप जानते हैं, और इसमें धैवत और ऋषभ कोमल लगता है। धैवत इसका वादी और ऋषभ इसका संवादी होता है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? निम्न स्वर समुदाय किस राग में है? गौमा रेशा। देखिए, ऋषभ यहाँ पे कोमल लग रहा है, ऋषभ कोमल लग रहा है। तो ऋषभ कोमल लग रहा है, तो ऋषभ कोमल किस में लगता है? आसावरी में तो गंधार और धैवत कोमल लगता है, और यमन में देखिए, यमन चूंकि कल्याण थाट से उत्पन्न है तो इसमें मध्यम तीव्र लगता है, लेकिन यहाँ कोमल रे दिखा रहा है। तो भैरव में ऋषभ और धैवत कोमल लगता है। तो इसलिए आपका जो ये स्वर समूह है राग भैरव का है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि राग का वादी स्वर क्या होता है? तो राग का वादी स्वर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होता है, सबसे अधिक लगने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ए। और इसको राजा स्वर भी कहते हैं, और अंश स्वर भी इसको कहते हैं, वादी को जीव स्वर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सभी वादी स्वर का उपनाम है। ठीक है जी। किंग ऑफ राग किसको कहते हैं? तो वादी स्वर को। अगला सवाल देख लीजिए। राग राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का जो सरगम गीत है वो क्या दर्शाता है? तो राग के अंग को दर्शाता है, रागांग को। ठीक है जी। तो राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। अगला सवाल देखिए। रागों की पहचान, देखिए रागों की पहचान किससे के द्वारा करते हैं? तो स्वर के समूहों के द्वारा रागों की पहचान किया जाता है। जैसे अभी ऊपर सवाल पूछा गया था गम रेशा, तो देखिए आपने स्वर समूह में इसके स्थिति को, मतलब कोमल ऋषभ को देख के आपने राग को पहचान लिया। तो स्वरों के समूह के आधार पर आप राग को पहचानते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। दिलरुबा वाद्य किस वर्ग में आता है? तो दिलरुबा वाद्य जो है तत्व वाद्य यंत्र में आता है। ठीक है जी। दिलरुबा वाद्य यंत्र तत्व वाद्य में मतलब तार से बना होता है। अगला सवाल देखिए। अलरखा खां किनके पिता थे? तो जाकिर हुसैन साहब के पिता थे। ठीक है जी, पंजाब घराने से। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। पहले किसका जन्म हुआ? बताइए, पहले किसका जन्म हुआ? तो बड़ा ख्याल का। ठीक है जी, बड़ा ख्याल का, विलंबित ख्याल भी इसको बोलते हैं। तो बड़ा ख्याल का जन्म पहले हुआ। ताल दीपचंडी प्रायः किसके साथ बजाई जाती है? किसके साथ बजाई जाती है? तो ठुमरी के साथ। ताल दीपचंडी किसके साथ बजाते हैं? ठुमरी के साथ। कमेंट करके आप बताइए ताल दीपचंडी में कितने मात्राएं होती हैं, कितने विभाग, कितने ताली, कितने खाली होते हैं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लीजिए। टप्पा गायकी के साथ प्रायः प्रायः जो है कौन सी ताल बजाई जाती है? तो पंजाबी ताल। पंजाबी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कमेंट करके बताइए। टप्पा, चूंकि टप्पा का जन्म पंजाब में हुआ, ऊंट पर सवार काबिले इसको गाते थे, कबीले गाते थे, तो इसलिए पंजाबी ताल में ही इसको उपयुक्त माना गया है। तो टप्पा गायकी में कितने
टप्पा गायकी में जो पंजाबी ताल बजता है उसमें कितने मात्राएं होती हैं आपको बताना है कमेंट करके। देखिए, भातखंडे विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है भातखंडे विश्वविद्यालय। अगला सवाल देख लीजिए, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में गाया जाता है, तो राग देश में। ठीक है जी, राग देश में वंदे मातरम गाया जाता है। देखिए अगला सवाल, गरे गप्प धनिशा किस राग को दर्शाता है। गरे गप्प धनिशा किस राग को दर्शा रहा है, तो बिलावल। देखिए सभी शुद्ध स्वर हैं बिलावल में, बिलावल थाट से उत्पन्न है, तो सभी शुद्ध स्वर लग रहे हैं। खमाज, खमाज में आपको जानते हैं कोमल निषाद लगता है, और यमन में जो है कल्याण थाट से उत्पन्न है, तो मध्यम तीव्र लगता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि धनी रेसा, धनी रेसा जो है धनी रेसा, तो ये दरबारी का। ठीक है जी, राग दरबारी। ठीक है, दरबारी असावरी थाट से उत्पन्न होता है। असावरी थाट से आप जानते हैं, तो असावरी थाट में आपका गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देख लीजिए धैवत कोमल है, और दरबारी गंभीर प्रकृति का राग है, मध्य रात्रि में गाते हैं इसको। अगला सवाल देख लीजिए, राग अड़ाना किस सप्तक में ज्यादा उपयुक्त लगता है। राग अड़ाना जो है किस सप्तक में ज्यादा रहता है, तो मध्य सप्तक में। ठीक है जी, मध्य सप्तक में राग अड़ाना ज्यादा खिलता है। राग अड़ाना की बात करें तो आडव संपूर्ण इसकी जाति होती है, आडव संपूर्ण इसकी जाति होती है, और रात्रि के दूसरे पहर में इसको गाया जाता है। राग अड़ाना को रात्रि के दूसरे पहर में गाया जाता है, और असावरी थाट से उत्पन्न है यह। असावरी थाट में आप जानते ही हैं कि गंधार, असावरी, असावरी में गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है। और बात करें इसकी वादी स्वर की, तो षडज होता है, और संवादी स्वर पंचम होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं, इसमें अगला सवाल पूछ रहे हैं कि राग दरबारी कब गाया जाता है। तो बताया गया कि राग दरबारी जो है असावरी थाट से उत्पन्न है, मध्यरात्रि में गाते हैं इसको। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है, तो हम बताए हैं आपसे कि दरबारी गंभीर प्रकृति का राग होता है, असावरी थाट से उत्पन्न है। चलिए, पंडित ओमकार नाथ किनके शिष्य थे। पंडित ओमकार नाथ जी के गुरु का बताइए, तो बाल कृष्ण बुआ एचलंजकर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला सवाल देख लीजिए, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे। बलवंत राय भट्ट, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे, तो सही उत्तर क्या होगा जी, सही उत्तर हो जाएगा आपका बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे, आपको बताना है कमेंट करके। देखिए बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे, तो ये शिष्य थे पंडित ओमकार नाथ जी के। पंडित, देखिए पंडित ओमकार नाथ जी के शिष्य थे पंडित ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है जी, ओमकार नाथ ठाकुर जी के शिष्य थे। तो इसमें ऑप्शन में आपको पंडित ओमकार नाथ ठाकुर कहीं नहीं दिया है, तो आंसर क्या करिएगा, आप इनमें से कोई नहीं करिएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, राग विज्ञान के लेखक कौन है, तो विनायक राव पटवर्धन। आंसर क्या हो जाएगा जी, बी। राग विज्ञान के लेखक विनायक राव पटवर्धन। अगला सवाल देख लीजिए, कर्नाटक पद्धति में मुख्य ताल कितने हैं। तो कर्नाटक पद्धति में आप मुख्य ताल कितने, 7 जानते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम सातों का नाम बताए हैं, आपको उस वीडियो को देखना चाहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, सारे ग रे ग रेसा, यह राग, यह जो है स्वर समूह किस राग का अंश है, तो तोड़ी का है। तोड़ी, तोड़ी जो था, तोड़ी राग होता है, तोड़ी थाट से उत्पन्न है। ऋषभ गंधार, मध्यम तीवर और धैवत कोमल लगता है। ठीक है, तोड़ी थाट में। तो आप देख लीजिए, ऋषभ गंधार को कोमल लगाया गया है। मुल्तानी भी तोड़ी थाट से उत्पन्न है। भैरवी राग भैरवी, भैरवी थाट से उत्पन्न है। अगला सवाल देख लीजिए, निस मग मप किस राग को दर्शा रहा है। निस मग मप किस राग को दर्शा रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा जी, सही उत्तर इसमें से बता दीजिए।
निशा मग मप कह रहा है, निशा मग मप, तो ये मुल्तानी राग मुल्तानी का है, ठीक है जी, मुल्तानी का स्वर समूह है। अगला सवाल देख लीजिए, चार ताल किस गायकी का ताल है? चार ताल जो है किस गायकी का ताल है? तो यह जो है आपका ध्रुपद, ध्रुपद मर्दाना गीत है ध्रुपद, और इसमें जो है चार ताल बजाया जाता है, ठीक है। चार ताल में कितनी मात्राएं होती हैं आपको कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देख लीजिए, टप्पा किस घराने की विशेषता है? टप्पा जो है ग्वालियर घराने की विशेषता है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो ठुमरी प्रसिद्ध है बनारस की, ठीक है जी, बनारस की ठुमरी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लीजिए, सविता देवी किसके शिष्य थी? आपको कमेंट करके बताना है सविता देवी किनके शिष्य थी, और यहाँ सवाल पूछा गया है सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ठुमरी, ठुमरी गायन के लिए सविता देवी प्रसिद्ध है। अगला सवाल देख लीजिए, सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? सियाराम तिवारी किस गायकी के लिए प्रसिद्ध है? सियाराम तिवारी, सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। ध्रुपद के आविष्कारक कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, भाव रंग लहरी किनके नाम से जुड़ा हुआ है? भाव रंग लहरी किनके नाम से जुड़ा हुआ है? तो बलवंत राय भट्ट, बलवंत राय भट्ट को भाव लहरी, भाव रंग लहरी कहा जाता है। ओमकारनाथ ठाकुर को प्रणव भारती, देखिए प्रणव भारती, प्रणव भारती के लेखक कौन है? तो ओमकारनाथ ठाकुर, ओमकारनाथ ठाकुर जी का उपनाम क्या है? प्रणव, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, किस कुल कितनी श्रुतियाँ होती हैं? तो कुल कितनी श्रुतियाँ? तो 22, 22 श्रुतियाँ होती हैं। अगला सवाल देख लीजिए, आपको कमेंट करके बताना है कि षड्ज की श्रुति कितनी होती है। देखिए, पूछ रहा है कि षड्ज और ऋषभ में कितनी श्रुतियों का अंतर होता है? तो षड्ज का 4 श्रुति होता है, और इसके बाद ऋषभ शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे सा लिख दिए, और इसकी 4 श्रुति है, तो और यहाँ से रे शुरू हो गया, तो इन 3 श्रुतियों का अंतर होता है षड्ज और ऋषभ में। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल देख लीजिए, बाला साहेब पूंछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध थे? तो बाला साहेब पूंछ वाले ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है जी, ख्याल गायकी के लिए। और बड़ा ख्याल का जन्म सबसे पहले हुआ, सवाल पूछा गया है। देखिए, सारनाथ चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? तो भरत जी के नाट्य शास्त्र में, ठीक है जी, नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है सारनाथ चतुष्टयी। अगला सवाल, 15 मात्रा की ताल का नाम बताइए? तो पंचम सवारी, 15 मात्रा के ताल का नाम क्या है? पंचम सवारी, 15 मात्रा होता है इसमें। और आप जो है पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं, और विभाग कितना होता है? 15 मात्राएं, और विभाग 4 होता है, 3 4 4 4, मतलब ये विषमपदी ताल है, ये विभाग का बंटवारा है इस तरह से। और इसमें ताली 3 होता है, 3 ताली होता है। ताली कितना होता है जी? 3। और खाली कितना होता है? तो खाली 8वीं मात्रा पर खाली हो जाता है पंचम सवारी ताल में। और इसके बोल की बात करें तो धिन्ना धिन कृत धिन धिन नाधि धिन्ना त्रिक तिन्ना त्रिकट तिन्ना कत्ता धिन धिन नाधि धिन्ना, ये बोल है आपका पंचम सवारी ताल का, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, त्यागराज भारत के किस हिस्सा से थे? तो त्यागराज भारत के दक्षिण हिस्सा से थे, ये दक्षिण भारत है, देखिए इस हिस्सा से त्यागराज थे, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 15 मात्रा की सवारी ताल में यदि झप ताल, 15 मात्रा की सवारी ताल में यदि झप ताल को सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी मिलेगी? तो पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं और झप ताल में 10 मात्राएं, 5 तिया 15 5 दूना 10, तो 3/2 मतलब आड़ लयकारी मिलेगी, ठीक है जी, आड़ लयकारी मिलती है इसमें। अगला सवाल देख लीजिए, प्रारंभ में कितने ग्राम थे? तो प्रारंभ में ग्राम 3 ही थे, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम या निषाद ग्राम, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, कुल मूर्छनाएं कितनी हैं? तो ग्राम 3 होते हैं, तो षड्ज ग्राम जो है इसमें 7 मूर्छनाएं, मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं, और गंधार या निषाद ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं, तो टोटल 21, ठीक है जी। आंसर क्या हो गया? 21। अगला सवाल देख लीजिए,
अगला सवाल, कुल विकृत स्वरों की संख्या बता दीजिए। तो कुल विकृत स्वर कितने हैं? तो 5। जैसे ऋषभ हो गया, गंधार हो गया कोमल, मध्यम तीव्र हो गया, धैवत कोमल हो गया और निषाद कोमल हो गया। तो ये टोटल 5 होते हैं। ठीक है जी, 5 स्वर विकृत होते हैं, इसको विकृत माना जाता है। सभी शुद्ध स्वरों से निर्मित राग कौन सा है? तो राग बिलावल। बिलावल में सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। देखिए, खमाज में आपको निषाद कोमल लग जाता है और यमन में आपको मध्यम तीव्र लगता है, लेकिन सभी शुद्ध पूछेगा तो बिलावल करिए। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, राग यमन का संवादी स्वर बताइए। तो यमन का वादी स्वर गंधार होता है और संवादी स्वर निषाद होता है। तो निषाद करिए, संवादी पूछ रहा है तो। ठीक है जी, यमन राग जो है कल्याण थाट से उत्पन्न होता है, आप जानते हैं इसको। अगला सवाल देखिए, गमप धनी ध मप ध मग किस राग की पकड़ है? तो सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए। 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका राग खमाज। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, आंसर तो खमाज दिया है, लेकिन खमाज कैसे होगा? खमाज में आपको निषाद कोमल लगता है, इसमें निषाद कोमल नहीं दिया है, शुद्ध दिया है। तो आप देखिए, मध्यम भी यहाँ पे शुद्ध, तीव्र नहीं दिया है कि हम इसके साथ जाएं, यमन के साथ। तो बिलावल बिहाग जो है बिलावल थाट से उत्पन्न है। तो आंसर बी होगा। ठीक है जी, आंसर बी होगा। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल देखिए यहाँ पे, जमजमा प्रायः किस वाद्य यंत्र से बजाया जाता है? जमजमा प्रायः किस वाद्य यंत्र पर बजाया जाता है? तो सितार पर। ठीक है, इस सितार पर जमजमा बजाते हैं। अमजद अली खां किस वाद्य को बजाते हैं? तो अमजद अली खां सरोद बजाते हैं। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर बताइए, पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? तो अलाउद्दीन खां, उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाते हैं? तो सितार में बाज का तार जो है मध्य मध्यम से मिलाया जाता है। अगला सवाल देखिए, गायन के ख्याल का वादन पर्याय क्या है? गायन में ख्याल के वादन पर्याय क्या है? तो गत। गत जो है सितार पे बजाते हैं। मस्जिद खानी गत, फिरोज खानी गत, रजा खानी गत। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, तो मस्जिद खानी गत आपको विलंबित ख्याल में बजाते हैं। ठीक है, रजा खानी और फिरोज खानी ये द्रुत लय में बजाते हैं। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी। पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? तो बांसुरी, याद रखिए। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? तो संतूर। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं जी? संतूर। अगला सवाल देखिए, किस ताली किस ताल की सम पर खाली होता है? किस ताल की सम पर खाली होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक। तिन तिन्ना, तिन तिन्ना, धिन्ना धिन्ना। ठीक है जी, धिन्ना धिन्ना। तो ये देखिए, यहाँ पे सम होता है, इसको सम भी मानते हैं और खाली भी मानते हैं। तो सवाल पूछा जाता है किस ताल में सम पर खाली होता है? तो रूपक करिए। ठीक है जी, रूपक ताल। और ताल तीव्रा की बात करें, रूपक ताल में तो आप जानते हैं टोटल 7 मात्राएं होती हैं और तीव्रा ताल में भी आपको 7 मात्राएं मिलेंगी। तो तीव्रा ताल में 3 ताली होता है और तीव्रा ताल का बोल क्या होता है? धा दिनता तिटकत गदिगन। ठीक है जी, तीव्रा ताल का बोल है। तो रूपक ताल करिए। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछ रहे हैं इसमें कि परन किस वाद्य से संबंधित है? तो परन देखिए, परन तबला पे भी बजाते हैं, पखावज पे भी बजाते हैं। तो उपरोक्त में से एक से अधिक करिए आंसर। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, बिना सारिका की बीड़ा का नाम बताइए। तो सारिका देखिए, सारिका सभी बीड़ाओं में या जो कमेंट में दिए थी ऑप्शन में दिया गया है, इसमें सभी में सारना है, सारिका होता है। तो सारिका मतलब पर्दा। तो उपरोक्त में से कह रहे हैं बीना मतलब बीड़ा, जिसमें सारिका नहीं है वैसे बीड़ा का नाम बताना है। तो इसमें कोई नहीं आंसर है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर करिए। ठीक है, पंडित राम नारायण किस वाद्य को बजाते हैं? तो सारंगी।
पंडित रामनारायण क्या बजाते हैं? तो पंडित रामनारायण बजाते हैं सारंगी। आपको कमेंट करके बताना है कि रामनाथ चौधरी क्या बजाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। आड़ी लय किस भिन्न से प्रदर्शित होती है? आड़ी लयकारी, आड़ी जो लयकारी होती है वो किस भिन्न से प्रदर्शित किया जाता है? तो आड़ी लयकारी देखिए 3/2, मतलब 3 मात्रा को 2 में बोलना, उसको आड़ी लयकारी बोलते हैं। 5/4 को कुआड़ और 7/4 को बियाड़। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। तबले में फारुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तबले में फारुखाबाद घराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कायदा के लिए प्रसिद्ध है, पेशकारा के लिए, गत के लिए। तो उपरोक्त में से एक से अधिक करिए। ठीक है जी। 64 सवाल है, देखिए 64 सवाल। तबले में संगत सम्राट की उपाधि किनको मिली? संगत सम्राट की उपाधि किनको प्राप्त हुई थी? तो हबीबुद्दीन। ठीक है जी। संगीत सम्राट इनको कहा जाता है, अहमद जान थिरकवा, तानसेन जी को भी कहते थे। ठीक है जी। तो संगत सम्राट हैं हबीबुद्दीन। ठीक है, हबीबुद्दीन। अगला सवाल देख लीजिए। पंडित कंठे महाराज किस शिष्य का नाम बताइए? पंडित कंठे महाराज जी के शिष्य का नाम क्या है जी? तो सही उत्तर हो जाएगा किशन महाराज। और किशन महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। नाना साहब पानसे, नाना साहब पानसे किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा पखावज। मृदंग भी बजाते हैं लेकिन पखावज में काफ़ी प्रसिद्धि है नाना साहब पानसे। अगला सवाल देख लीजिए। पागलदास क्या बजाते हैं? तो पागलदास भी पखावज बजाते हैं। स्वामी पागलदास पखावज बजाते हैं। देखिए वाद्य में तरब लगाने का क्या उद्देश्य है? तो तरब के तार से देखिए रेजोनेंस जो एक्शन होता है उस पर डिपेंड है, मतलब गुंजन बनाए रखता है। तो स्वर की आंच बढ़ाने के लिए आप तरब का तार का यूज करते हैं। ठीक है जी। तो तरब के तार तत्व वाद्य यंत्र में प्रयोग करते हैं। 70 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि चक्रदार तिहाई में समान मात्राओं में कितने बोल बजते हैं? तो 3। तिहाई है तो 3 बजते हैं। रेला किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आप जानते हैं तबला। रेला जो है तबला पे बजाते हैं। अगला सवाल देखिए। ठाई की तिहाई में, ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो चक्रदार तिहाई। क्या कहते हैं जी? चक्रदार तिहाई। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है? जोड़ आलाप कहाँ बजाते हैं? तो जोड़ आलाप देखिए सितार पे आप आलाप के बाद बजाते हैं। ठीक है जी, आंसर बी हो गया। पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पंडित बलराम पाठक सितार बजाते थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। पंडित बलराम पाठक सितार वादक थे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। शरण रानी क्या बजाती थी? शरण रानी, शरण रानी क्या बजाती थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सरोद। शरण रानी सरोद वादक थी। अगला सवाल देखिए। धाती नाड़ा, धाती नाड़ा किस वाद्य का बोल है? तो नकार का। धाती नाड़ा नकार, नकार कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए अगला सवाल देखिए। बीजी जोग क्या बजाते थे? बीजी जोग क्या बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। ठीक है जी, वायलिन। सूर सिंगार संसद कहाँ स्थित है? सूर सिंगार संसद कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है जी? मुंबई में। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है राजा मान सिंह तोमर संगीत विश्वविद्यालय, राजा मान सिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। ग्वालियर। ठीक है जी। अब आपको कमेंट करके बताना है, जीके का एक क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह किस अंग्रेज सेनापति के साथ युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है जी। 1857 की क्रांति का बात है। संगीत में किनका समावेश माना जाता है? संगीत में कौन कौन शामिल होता है? तो गीत, गीत होता है, वाद्य होता है, नृत्य होता है। तो आंसर ए कर दीजिए। ठीक है। अगला सवाल इसमें देखिए, इस सेट का जो है निचोड़ इसमें आपको नोट्स के रूप में मिल रहा है। राग बागेश्वरी, राग बागेश्वरी की बात करें तो काफ़ी थट से उत्पन्न होता है, मध्यम वादी और संवादी षड्ज होता है। रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। इसका जाति आडव साडव है, मतलब ऋषभ और पंचम को आरोह में वर्जित करिए और अवरोह में पंचम को वर्जित करते हैं। ठीक है। राग असावरी आडव संपूर्ण जाति है इसकी, गंधार और निषाद को वर्जित कर देते हैं आरोह में। दिन के दूसरे पहर में गाते हैं धैवत, इसका वादी संवादी है गंधार। ठीक है।
राग बिलावल की बात करें तो धैवत इसका वादी और गंधार इसका संवादी होता है। जाति संपूर्ण संपूर्ण होता है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। राग अड़ाना की बात करें तो साडव संपूर्ण इसकी जाति होती है, रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। असावरी थाट से उत्पन्न है। गंधार निषाद और धैवत कोमल लगता है असावरी में। षडज इसका वादी संवादी है पंचम। ठीक है। अड़ाना में, राग अड़ाना में बलवंत राय भट्ट पंडित ओमकार नाथ के शिष्य थे और ग्वालियर घराना से संबंधित थे। ठीक है जी। राग मुल्तानी की बात करें तोड़ी थाट से उत्पन्न, मतलब ऋषभ, गंधार, दैवत, मध्यम तीव्र, ये सभी तोड़ी थाट में लगते हैं। राग मुल्तानी आडव संपूर्ण की राग है, आडव संपूर्ण जाति की राग है। ऋषभ और गंधार को आरोह में वर्जित करते हैं। दिन के चौथे पहर में राग मुल्तानी को गाते हैं। पंचम स्वारी ताल की बात करें तो 3 4 4 4, ये 15 मात्राओं के ताल होती है पंचम सवारी। और इसका बोल है धिन्ना धिन धिन कृत धिन धिन नाधि धिन्ना त्रिक तिन्ना तिरकट तुन्ना कत्ता धिन धिन नाधि धिन्ना। ठीक है जी। झप ताल की बात करें तो 10 मात्रा 4 विभाग होता है। 2 3 2 3 विषमपदी है। धीना दिन दिन धीना दिन दिना तीना दिन दिना, इसका बोल है 3 ताली होता है, 1 खाली होता है। ठीक है। राग खमाज की बात करें साडव संपूर्ण इसकी जाति है। ऋषभ को आरोह में वर्जित करते हैं, रात्रि के दूसरे पहर में गाते हैं। खमाज थाट से उत्पन्न है जिसमें कोमल निषाद लगता है। गंधार इसका वादी है, निषाद इसका संवादी है खमाज में। रूपक ताल की बात करें 7 मात्राएं होती हैं। तिन्ना तिन तिन्ना धीना धिन धिन तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। ठीक है जी। तिन तिन्ना धिन्ना धिन्ना। तीव्रा ताल की बात करें तो इसमें भी देखिए आपको 7 ताल इसमें भी होता है। धा तिनता तिटकत गदिगन। ठीक है जी। पंडित रामनाथ जी क्या बजाते हैं तो वायलिन। ठीक है जी। अगला इसमें पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट इसमें देखिए, अगला पॉइंट है राग मधुवंती। राग मधुवंती की जाति क्या है जी? राग मधुवंती की जाति आडव संपूर्ण है और इसका ऋषभ और मध्यम आरोह में वर्जित करते हैं। दिन के चौथे पहर में गाते हैं। पंचम वादी संवादी है षडज, थाट तोड़ी होता है। राग पुरिया की बात करें तो मारवा थाट से उत्पन्न है जिसमें ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है। गंधार इसका वादी संवादी निषाद होता है। पंचम को वर्जित किया जाता है इसलिए इसकी जाति साडव साडव है। रात्रि के दूसरे पहर में राग पुरिया गाते हैं। पंचम सवारी ताल की आपको हम बताए ऊपर। पंचम सवारी ताल की 15 मात्राएं 4 विभाग। रुद्र ताल, रुद्र ताल 11 मात्राएं 11 विभाग। ताली इसमें 8 होता है, खाली 3 होता है। और धा तिट धा तिरकिट धिन्ना तिरकिट तूना कत्ता, इसका बोल है। ठीक है जी। ताल गज झंपा मात्रा 15 होता है, विभाग 4 होता है, ताली 3 और खाली 1 होता है। धा धिन नकतक धा धिन नकतक तिन नकतक तिरकिट गदिगन। ठीक है जी। तिटकत गदिगन। ठीक है। ये गजझंपा ताल के बोल हैं। राग भीमपलासी की बात करें काफी थाट से उत्पन्न है और इसके संप्रकृति राग है बागेश्वरी, धनश्री, धानी, पटदीप, हंस हंस देखिए पटदीपकी, ये सभी भीमपलासी राग के संप्रकृति राग हैं। संगीत के सातों स्वर का आंदोलन संख्या हम आपसे पूछें तो षडज का आंदोलन संख्या 240, ऋषभ का 270, गंधार का 300, मध्यम का 320, पंचम का 360, धैवत का 400 और निषाद का 450। तार षडज का होता है 480। देखिए दीपचंडी ताल का अन्य नाम चाचर है। मात्रा 14 होता है, विभाग 4 होता है, 3 4 3 4, मतलब विषमपदी ताल होता है दीपचंडी। और दीपचंडी ताल किस में बजाया जाता है आपको कमेंट करके बताना है। ताल शिखर की बात करें 17 मात्रा होती है, विभाग 5 होते हैं, 4 4 3 2 4, विषमपदी है। और ताली 1 5 9 12 14 पे है। बोल देखिए धा त्रिक धिन नक धू थुंग धिन्नक धम किट तक धेत धा तिटकत गदिगन। राग मियाँ मल्हार की बात करें जाति संपूर्ण साडव है, धैवत को वर्जित करते हैं आरोह में। काफी थाट से उत्पन्न है, गंधार निषाद कोमल। पंचम इसका वादी, षडज इसका संवादी होता है। रात्रि के दूसरे पहर में राग मियाँ मल्हार गाते हैं। राग श्याम कल्याण की बात करें साडव संपूर्ण इसकी जाति है, धैवत को वर्जित करते हैं आरोह में। पंचम वादी संवादी षडज, रात्रि के प्रथम पहर में राग श्याम कल्याण को गाते हैं। राग सोहनी की बात करें तो आडव साडव इसकी जाति है,
मतलब आरोह में ऋषभ पंचम को छोड़िए और अवरोह में पंचम को छोड़ते हैं, ठीक है। रात्रि के अंतिम पहर में गाते हैं मारवा थाट से उत्पन्न है, और ऋषभ कोमल और मध्यम तीव्र लगता है मारवा में, ठीक है। राग मियाँ मल्हार संपूर्ण साडव जाती है तो अवरोह में आप धैवत को छोड़ देते हैं। काफी थाट से उत्पन्न है, गंधार निषाद कोमल लगता है इसमें, और पंचमवादी और संवादी तार षडज होता है, ठीक है। अगला सवाल, राग हंस ध्वनि की बात करें तो आडव आडव इसकी जाति, क्योंकि इसके आरोह अवरोह में मध्यम और धैवत को छोड़ देते हैं। बिलावल थाट से उत्पन्न है, सभी शुद्ध स्वर लगेंगे। षडजवादी और पंचम संवादी होता है। रात्रि के दूसरे पहर में राग हंस ध्वनि को गाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी लग जाएगा। थैंक यू।